नमस्कार स्टूडेंट्स। एसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम आने वाले अक्टूबर नवंबर के मंथ में होने वाला है। किसी भी डेट को फर्दर नोटिफाई किया जा सकता है। इसी प्रयास में, इसी की तैयारी के लिए हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जिनके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह की अप्रोच के साथ अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व किया जाएगा और आपको किस तरह की प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट थर्ड में हुए एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। और इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ की फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। घर पर बैठकर खुद से उसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। दिया हुआ है इस एक सेंटेंस आपको, और इस सेंटेंस में बतानी है कि एरर कहाँ पर है। पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। हम इसको एनालाइज करेंगे और ये तेजी से हमें करना होगा। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए है। आप इसी तरह से घर पर प्रैक्टिस करें, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको किस तरह से स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा। सूत वॉइस, देखिए वॉइस यहाँ पर नाउन है, सूत एक वर्ब होती है। अब ये जो वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील काम, टू मेक समवन फील काम। अगर यहाँ पर नाउन लगा है तो नाउन से पहले वर्ब का कोई काम नहीं है। यहाँ पर लगा होना चाहिए था इसके लिए एडजेक्टिव। तो इस वर्ब को हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, और वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सूत का सूथिंग, एक ऐसी वॉइस जो दूसरों को काम कर सके। ठीक है, ए हो गया इसके लिए आर्टिकल। तो यहीं पर इसी पार्ट में एरर है। ये आपका दूसरा ऑप्शन आपको टिक करना था। लेकिन एक बार पूरे सेंटेंस को जो है फटाफट एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, सिंटैक्स में और क्या क्या है। अ सूथिंग वॉइस यहाँ पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। मस्ट लग गया आपका मोडाल जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये लिखी है कन्वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी। कॉन्फिडेंस और इंटीमेसी को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर एक नाउन फ्रेज बनाई गई है। दो नाउन को जोड़ा गया है, इसलिए हमने बोथ डिटर्मिनर का यूज किया क्योंकि हमारे पास दो नाउन थे, दो यूनिट थे। उसके बाद कोमा लगाकर इस क्लोज को अलग कर दिया गया। एक दूसरी क्लोज लिखी गई, क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। अब देखिए जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज नाउन रिफर कर रहा है कॉन्फिडेंस और इंटीमेसी को। पहली क्लोज में स्टेटमेंट की पहली क्लोज में जो क्वालिटीज दी गई हैं कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी, ये क्वालिटीज नाउन इन्हीं को रिफर करने के लिए लगाया गया है। इस प्रकार से हमें पता है या लिसनर को पता है कि क्वालिटीज किन क्वालिटी को, किन स्पेसिफिक क्वालिटी को रिफर कर रहा है। तो अगर स्पेसिफिक क्वालिटी को रिफर कर रहा है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्वालिटीज से पहले द आर्टिकल लगाना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। हालांकि ये वाली जो गलती दी गई है सूट वॉइस में, ये गलती एक बड़ी गलती है। इसी गलती को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस क्वालिटीज वाली गलती को हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, और क्वालिटीज कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप था। ठीक है, क्वालिटीज, देखिए क्वालिटीज हमने एक नाउन लिखा, हमें पता है ना हमने किसके लिए लिखा, लिसनर जानता है। अगर क्वालिटीज से हम कॉन्फिडेंस और इंटीमेसी को रिफर कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक है तो हमें उसकी स्पेसिफिकनेस को मेंशन करना चाहिए, हमें द आर्टिकल लगाना चाहिए क्वालिटीज के आगे। और दूसरी बात ये कि आगे एक एडजेक्टिव क्लोज लिखी गई है, ये एडजेक्टिव क्लोज लिखी गई है क्वालिटीज के लिए, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। ये जो क्लोज है ये एक रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव प्रोनाउन विच से हमने जोड़कर लिखी है, और ये लिखी गई है क्वालिटीज के लिए। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई क्वालिटीज के लिए। क्वालिटीज नाउन है, नाउन के लिए अगर ये क्लोज लिखी गई है तो एडजेक्टिव क्लोज है। तो इस प्रकार से हमने इसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। तो द आर्टिकल यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था, ये इसका इंप्रूव्ड वर्जन होता।
यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में दिया नहीं। कई बार जो है सेंटेंस आपके सामने इस तरह से रखे जाते हैं कि उनमें एक से ज़्यादा गलती हो सकती है। ये आपके इस एप्टीट्यूड को जानने के लिए रखे जाते हैं कि आप कौन सी वाली गलती को इग्नोर करते हैं और कौन सी वाली गलती को आप मेजर गलती मानकर ऑप्शन को टिक करते हैं। तो ये भी एक गलती है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, लेकिन ये जो अशुद्ध वॉइस दी थी एक बड़ी गलती है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन विच यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गई यहाँ पर मोडाल, हेल्पिंग और एबिलिटी बताने के लिए बी एट्रीब्यूटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाई गई है। टू प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा अ फ्यू की कंपोनेंट्स। अ फ्यू यहाँ पर डिटर्मिनर है और मोर देन वन के लिए यूज होता है। की यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया कंपोनेंट्स के लिए, और चूंकि अ फ्यू था मोर देन वन के लिए वो यूज होता है, तो कंपोनेंट्स को प्लूरल कर दिया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पथेटिक, देखिए एम्पथेटिक वर्ड का जो PATH है ना, इसको ले लो। PATH बाई, ये पैथी जहां भी लिखा हुआ मिल जाएगा या पैथ लिखा हुआ मिल जाए, वहां पर ये एक तरह का जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया है अंग्रेजों ने। ये ग्रीक वर्ड है और इसका ये रिफर करता है सफरिंग्स को, या फिर ये रिफर करता है फीलिंग्स को। अब देखो इससे बनने वाले वर्ड काफी सारे हैं जहां पर पैथी का यूज होता है। पहला वर्ड है एक जो इससे बनता है वो है अपाथी, APATH। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है, आ भी सकता है। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। अगर आपका किसी एक्टिविटी में, किसी फील्ड में, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस लैक ऑफ इंटरेस्ट को, लैक ऑफ एंथुजियाज्म को आप कहते हैं अपैथी। ये हो गया आपका नाउन। अब एक और वर्ड जो है इससे बनाया जाता है जो कि आपके सामने लिखा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अदर्स फीलिंग्स। दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना और उनको शेयर करने की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, उसको आप एम्पैथी कहते हैं। फिर एक वर्ड इससे बनता है सिंपैथी। क्या आपको पता है एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस क्या है? सिंपैथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ सैडनेस और सोरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून। किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके लिए जो आपके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं सैडनेस की, सोरो की, उस फीलिंग्स को सिंपैथी कहते हैं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है। एम्पैथी का मतलब है वो एबिलिटी जिसकी वजह से आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाए, लेकिन जो फीलिंग्स आप दूसरों के लिए समझ पाए उस फीलिंग्स को कहते हैं सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब है वो एबिलिटी, सिंपैथी का मतलब है वो फीलिंग्स जो दूसरों के लिए होती है। इसी एम्पैथी से बना है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब हो गया हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अदर्स फीलिंग्स। अगर किसी के पास वो फीलिंग्स है, किसी पर्सन के पास वो फीलिंग्स है, तो उस पर्सन को एम्पैथेटिक कहा जा सकता है। तो क्या होना था इसका एंटोनियम? लोनली हो सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। मर्सीलेस इसका सही एंटोनियम हो सकता है। करिश्मेटिक भी नहीं हो सकता, फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हो सकता। करिश्मेटिक का मैं मीनिंग अभी बता दूंगा, जरा मर्सीलेस का मीनिंग देख लेते हैं। मर्सी वर्ड का मतलब है काइंडनेस दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन। वो काइंडनेस जो आपके अंदर हो जिसकी वजह से आप किसी को माफ कर दें। किसी ने कुछ गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया आपके साथ या किसी के साथ, लेकिन फिर भी आप उसे माफ कर दें उस काइंडनेस की वजह से। उस काइंडनेस को कहते हैं मर्सी। अगर वो मर्सी किसी में नहीं है तो उसको कहेंगे मर्सीलेस। उस पर्सन को या उसके बिहेवियर को या उसकी बातों को, उसकी एक्टिविटीज को कहा जा सकता है मर्सीलेस। मर्सीलेस का मतलब हैविंग
नो मर्सी और काइंडनेस। तो सही इसका मीनिंग हो जाए, सही एंटोनियम इसका हो जाना था मर्सीलेस। फिर एक वर्ड आपके सामने लिखा है कैरिज्मेटिक। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसके बारे में बता देता हूं। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक वर्ड बना है करिश्मा से। ये जो करिश्मा वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, और इसका हिंदी वर्जन भी आपने सुना होगा, करिश्मा। करिश्मा सुना है ना, इंडिया में, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है करिश्मा। ये इसी करिश्मा वर्ड से लिया गया है। कई बार इस एस की जगह जेड भी लगा दिया जाता है। तो करिश्मा का मतलब होता है वो नेचुरल एबिलिटी, वो नेचुरल स्किल जो आपके अंदर होती है और जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाए और लोग आपको एडमायर करें। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल ही अद्भुत है, तो लोग आपको क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, आपको वो अटेंशन देते हैं और आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इस एबिलिटी को, इस नेचुरल एबिलिटी को करिश्मा कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, द नेचुरल एबिलिटी दैट मेक्स यू। देखो, मैं समझाने को आपको हिंदी में इंटरप्रेट कर देता हूं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृ भाषा है, हमारी मदर टंग हिंदी है और हम सब बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो जब मैं इंटरप्रेट करता हूं तो मैं अपनी भाषा में कर देता हूं, लेकिन जब आप इन शब्दों के मीनिंग को पढ़ें, समझें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इनके मीनिंग को इंग्लिश में ही पढ़ने की, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तरीका आपको हेल्प करेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कि किस वर्ड को कहां पर किस स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। तो करिश्मा का मतलब हो गया द नेचुरल एबिलिटी दैट मेक्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड अट्रैक्ट देयर अटेंशन और एडमायरेशन। ये हो गया करिश्मा। अब जिसके पास ये करिश्मा है उसको करिश्मेटिक कह देंगे। हटा दूं फिर उसको, दूसरा हो गया। तीसरे पर बात कर लेते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो मैंने पैथी वर्ड बताया था अभी, पैथी मैंने बताया था कि पैथी वर्ड आगे यही बता देता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैथी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ये सफरिंग्स को या फीलिंग्स को रेफर करता है। जैसे कि इससे अपैथी बन जाती है, एम्पैथी बन जाती है, सिंपैथी बन जाती है। जब ये सफरिंग्स को रेफर करता है या पैथी के सफरिंग्स वाले मीनिंग को यूज करके भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड हैं, पैथोलॉजी, न्यूरोपैथी, साइकोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, टेलीपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हाइड्रोपैथी, एंथ्रोपोपैथी, सोशियोपैथी, एलोपैथी। हालांकि ये सारे वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में शायद इनमें से एक दो ही आए हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि पैथी के सफरिंग्स वाले मीनिंग को यूज करके भी वर्ड बनाए गए हैं, और ये वर्ड किसी न किसी बीमारी या उसके इलाज के, ट्रीटमेंट के या डिसीज के नाम है। इनको भी जरा आप फुर्सत टाइम निकाल के एक बार देख लें। आगे चल लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन इडियम का हमें मीनिंग बताना है। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। देखिए, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है द डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग। अगर आपको किसी सिचुएशन की पूरी डिटेल पता है, उसके कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स पता है, तो आपको इन्स एंड आउट्स पता है उसके। द डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, तो कहाँ है, फुल डिटेल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बस आगे इसमें इससे ज्यादा और टाइम क्या वेस्ट करेंगे, आगे चल लेते हैं, ठीक है। 4 सेगमेंट में एक सेंटेंस को जो है स्प्लिट किया गया है, बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है। ही टोल्ड मी, प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। टोल्ड या हमारे पास एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया है। ट्रांजिटिव वर्ब का पहला ऑब्जेक्ट हो गया मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, किसे बताया और क्या बताया, ठीक है। ये हो गया व्हाट का रिप्लाई और ये हो गया होम का रिप्लाई।
इस तरह से टोल्ड डाइट्रांजिटिव वर्ब ने अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लिए। दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए चूंकि वो एक इंफॉर्मेशन थी और हम क्लोज में उस इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं तो हमने कंजंक्शन लगाया। डेट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। डेट कंजंक्शन लगाकर हमने दूसरी क्लोज स्टार्ट की। ही लगा दिया हमने प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर गोज लगा रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि गलत हो गया। चूंकि मेन क्लोज हमारी पास्ट इंडेफिनिट में थी तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज भी मेन क्लोज वाले टाइप में ही चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। अब देखिए ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। रूल नंबर 35, रूल नंबर 36, अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में बनाए। ये कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, लॉजिक एकदम सिंपल है, बस आप जरा दिमाग लगाने से बचते हो। ये आपकी टाइम लाइन है जहां पर आप टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है वो प्रेजेंट का पॉइंट, ये वो प्रेजेंट का पॉइंट है। अब ये जो ओरिजिनल सेंटेंस रहा होगा, क्या क्या रहा होगा ओरिजिनल सेंटेंस? ओरिजिनल सेंटेंस अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, यहां पर लिख देता हूं, ही सेड, मतलब ये तो जो आपके सामने लिखा है ये तो एक रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो रिपोर्टर ने अपने शब्दों में बताई है। लेकिन ये डायरेक्ट स्पीच होगी तो क्या होगी, ही सेड टू मी, फिर दैट की जगह ऐसे कोमा लगे होंगे। ही यूज किया होगा ही ने अपने लिए, तो ये क्या रहा होगा, आई रहा होगा, और यहां पर गोज रहा होगा। फिर टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप, ये रहा होगा ना, और इस तरह से कोमा बंद किया होगा, कोमा से बंद किया गया होगा। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, आई गोज टू द मार्केट टू बाय ए लैपटॉप, ये वो शब्द है जब ही ने कहे, और किस टाइम पर कहे, पास्ट के टाइम पर। तो यहां पर सैड वाली एक्टिविटी हुई होगी, और यहां पर जब सैड वाली एक्टिविटी हुई तो उसने कहा क्या, आई गोज टू द मार्केट, यानी कि इस वाली वर्ब को रिपोर्ट किया। अब देखिए ही ने जब शब्द कहे तो जो शब्द उसने कहे, ये जो वर्ड्स हैं ये ही के वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कोमा में, तो ही ने जो शब्द कहे उन शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए, उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। और प्रेजेंट टेंस का इसलिए यूज किया होगा क्योंकि वो इसी टाइम पर उसने जाने वाली एक्टिविटी की होगी। यहां पर उसने कहा और यहीं पर उसने जाने वाली एक्टिविटी की, इसीलिए तो ही ने अपने लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। ये स्टेटमेंट अगर ही का स्टेटमेंट है और सैड वाली एक्टिविटी यहां हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट पर, तो ये वाला जो एक्शन है गोज वाला, ये इसी पॉइंट पर हुआ होगा, अगर तभी तो उसने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। लेकिन जब रिपोर्टर इसको रिपोर्ट करेगा तो ये दोनों एक्शन ही एक टाइम के एक्शन नहीं हो गए भाई। रिपोर्टर तो इस पॉइंट पर रिपोर्ट कर रहा है, ये है रिपोर्ट टाइम, तो रिपोर्टर अगर इस पॉइंट पर रिपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो ये दोनों पॉइंट पास्ट के पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट हो गए, तो इसीलिए वो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट लगा रहा है, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट लगा रहा है। इतनी बेसिक सिंपल सी बातें हैं। वेंट चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, टू उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा उस डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, उस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, 2/2 + B1 यहाँ पर इन्फिनिटिव लग गया। इन्फिनिटिव यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन है, इसके जाने के रीजन को बता रहा है कि क्यों गया वो रीजन। और बाई चूंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। तो कहां पर हो जाएगी एरर, इस वाले ऑप्शन को टिक करना था। आगे चल लेते हैं, ठीक है, ओके। एक अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर, इसको हमें रिप्लेस करना है, ये बताना है कि कौन सा वाला होगा। देखिए द एनर्जेटिक किटन, किटन कहते हैं अ यंग कैट को, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको किटन कहा जाता है। ये आपके सामने किटन है, ये बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए तो आप जो पॉजेसिव डिटर्मिनर यूज करोगे वो इट्स यूज करोगे। एनिमल के लिए इट्स यूज किया जाता है, हिज तो किसी मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हिज यूज किया जाता है मेल पर्सन के लिए। एनिमल के लिए आप इट्स यूज करते हो। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये गलत होता है। देखिए इट और कोमा और एस का मतलब हो जाएगा इट इज या इट हैज, ठीक है। इसका मतलब इट, अगर इट के बाद ये कोमा लगाया तो इसको पॉजेसिव डिटर्मिनर ना मान ले आप, इसका मतलब हो जाता है इट इज या इट हैज। ये इट इज या इट हैज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, किसी क्लोज की जरूरत नहीं थी, ठीक है।
सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताऊं क्या? द एनर्जेटिक किटन एक बार ये सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया लिंकिंग वर्ब, प्लेफुल हो गया एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, लिंकिंग वर्ब ने उसको लिंक कर दिया। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, उस प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, और हैव चूंकि ऑब्जेक्ट तो बन गया, जिरेंट तो बन गया वो प्रीपोजिशन के बाद लगकर, लेकिन है तो अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब। हैव का मतलब टू डू समथिंग, ठीक है, टू परफॉर्म ए टास्क, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये हो गया आपका पांचवा सेंटेंस। पांचवा क्वेश्चन, छठे पे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, चार टुकड़ों में जो है, इस चार पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है और हमें एरर बतानी है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड, इट यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें बतानी पड़ती है। एज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, उसके बाद लिखा है कॉमनली बिलीव्ड। बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है। कॉमनली लग गया इसके लिए एडवर्ब। इट हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया था, अब ये बताना पड़ेगा कि इट हमने किसके लिए इस्तेमाल किया था, और ये बताने के लिए हमने लिखा डेट क्लोज। ठीक है, अब ये डेट क्लोज लिखा हमने मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डेट हो गया हमारा कंजंक्शन। डेमोक्रेसी एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है द बेस्ट फॉर्म। फॉर्म हो गया नाउन, बेस्ट हो गया इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव, द लग गया आर्टिकल, क्योंकि एडजेक्टिव हमने सुपरलेटिव डिग्री में लगा रखा है, तो जो कि एक स्पेसिफिक डेफिनेटिव फॉर्म होगी। अब ये किसकी फॉर्म है ये बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाई, और इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ लिखा है इसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट लिखा है द गवर्नमेंट। अब देखिए द गवर्नमेंट में ना गड़बड़ है। हमने इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को जनरल सेंस में यूज करना है। आपने द आर्टिकल लगा के उसको स्पेसिफिक कर दिया। अगर आप द गवर्नमेंट लिखते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को रिफर कर रहे हैं। क्या किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म ही डेमोक्रेसी है? नहीं, किसी भी गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म डेमोक्रेसी हो सकती है। हम ये मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है इंडिया की, कनाडा की या बेल्जियम की, कि हम वहां की स्पेसिफिक गवर्नमेंट को ही डेमोक्रेटिक कह रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट को इस कंटेक्स्ट में इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए स्पेसिफिक करना मीनिंगलेस हो गया। आप गलत मीनिंग कन्वे कर गए आप, तो यहां से आपको द आर्टिकल हटाना पड़ेगा। आप सीधे लिखें द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको द गवर्नमेंट किसी सेंटेंस में यूज करना भी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने लिख दिया ऑफ इंडिया। अब आप एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट को रिफर कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक गवर्नमेंट को आप रिफर कर रहे हैं उसको, उसकी स्पेसिफिकनेस को मेंशन करने के लिए आपने द आर्टिकल लगा दिया। ये होगी सही बात, लेकिन यहां पर आप किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट को नहीं, यहां पर गवर्नमेंट से आपका मतलब है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यहां पर आप गवर्नमेंट से रिफर कर रहे हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, ठीक है, सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, कि जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है। ये रिफर करने के लिए आपको इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पर आ गवर्नमेंट लगा सकते थे क्या? बच्चा आ गवर्नमेंट लगा देते तो भी सही हो जाता, लेकिन उस सिचुएशन में भी मोस्ट प्रीफरेबल यही रहेगा, क्योंकि अगर आप आ गवर्नमेंट लगा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक तो नहीं कर रहे है, तो आप अनस्पेसिफिक ही, लेकिन अभी भी आप किसी एक अनस्पेसिफिक गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म को डेमोक्रेसी कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट से किसी स्टेट, किसी सिस्टम को या किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस को रिफर करना है तो हम उसको बिना आर्टिकल के ही यूज करें, यही प्रीफर किया जाता है। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। कौन सा वाला ऑप्शन लगाना था इसमें? इसमें लगाना था ये वाला ऑप्शन, ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगा, ऑफ गवर्नमेंट कर दो, बाकी सब कुछ ठीक है। सातवें क्वेश्चन पर चल लेते हैं।
ठीक है, देखिए आपको कहा गया है कि इसमें 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, मतलब 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और वो चारों वर्ड जो ऑप्शन में दिए गए हैं। हमें बतानी है कि कहां पर स्पेलिंग एरर है। तो पूरे इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ये जो सेंटेंस लिखा है इसको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उसने खुद 4 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया और उन्हीं 4 वर्ड्स में हमें स्पेलिंग मिस्टेक बतानी है, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। रिएक्टिव को देख लिया, स्पेलिंग गलत है, रिएक्टिव की स्पेलिंग होती है ये। अब जब हमें पता चल गई कि चारों में से कोई एक ही गलत होना है तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, इस ऑप्शन को टिक के आगे चल गए। लेकिन मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूं, तो मैं समझा देता हूं। रेडिएशन की स्पेलिंग सही है, कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग भी सही लिखी है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो जाता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। लिखवा देता हूं, कहीं पर भी आ सकती है आपके एग्जाम में। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो जाता है द एबिलिटी, जब आप ध्यान नहीं देते चीजों पर तो आपके टीचर आपसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो, है ना। तो द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुल्ली, या द पावर ऑफ फोकसिंग। फोकस करने की पावर या अटेंशन देने की पावर को आप कंसंट्रेशन कह सकते हैं। एक मतलब और हो जाता है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ गिवन वॉल्यूम। केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में कभी अगर प्रयोग किए हुए हो तो आपके टीचर आपसे क्या बोलते थे, इसको डाइल्यूट करो, इस लिक्विड को, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके लाओ, इसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब था कि एक गिवन वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस की कितनी मात्रा है, कितनी अमाउंट है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। वेजिटेशन की स्पेलिंग भी सही है। ये हो गया 8वां। ठीक है, इस क्लोज को सब्स्टिट्यूट कौन सी वाली क्लोज कर सकती है वो बताना है। देखिए फिर से आपको जो है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, ही सैड। ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट के फंक्शन में है, और सैड हो गई यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब होने बाद एक ऑब्जेक्ट लिखी, वो पहला ऑब्जेक्ट लिखा है ये। अब देखिए फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि आप सैड को देखोगे और आई के साथ हेड लगा दोगे। पहली बात तो आई भी नहीं आएगा, यहाँ आई ही ने यूज किया होगा अपने लिए, तो यहाँ पर ही आना चाहिए। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड मई, और यहाँ पर मई भी नहीं आना चाहिए। जब आपने सब्जेक्ट ही यूज किया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पजेसिव डिटरमिनर हिज। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। ये गलत हो गया, हैज लगा हुआ है, आई हैड फिनिश्ड लगा हुआ है, आई की वजह से गलत हो गया। ही वाज फिनिश्ड, यहाँ पर तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, पैसिव स्ट्रक्चर मिलेगा हम वर्ब को, हमने मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही लिखा है। अब देखिए इसको फिर से मैं वही से रीजन बताना चाहूंगा कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है और टाइमलाइन का ये वो पॉइंट है जो कि प्रेजेंट का पॉइंट है, इधर को सारा पास्ट है, इधर को सारा फ्यूचर, तो ये जो सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट के पॉइंट पर ये एक्शन हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि पास्ट का ये वाला पॉइंट है जहां पर ये सैड वाला एक्शन हुआ। अब ही ने एक्चुअली में डायरेक्ट वर्ड क्या रहे होंगे, यहां पर कोमा रहा होगा, और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ये रहा होगा। ये वो शब्द है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये वो शब्द है जो ही ने कहे, और कहे किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहे। तो फिनिश वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ही ने किस टेंस का, किस स्टेट का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। और ही के लिए प्रेजेंट का पॉइंट रहा होगा वो पॉइंट जब ही ने कहा। जिस टाइम आप कहते हैं वही टाइम प्रेजेंट का होता है। तो ही के लिए प्रेजेंट का पॉइंट रहा होगा वो पॉइंट जब उसने कहा, जब उसने कहा तभी उसने एक्शन खत्म किया होगा उसी पॉइंट पर। ये हो गया हैव फिनिश्ड वाला काम इस ही के हिसाब से।
ठीक है, ही ने इस पॉइंट पर कहा और ही के लिए यही पॉइंट प्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसने प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति जो रिपोर्टर है वो जो रिपोर्ट करेगा इस पॉइंट से, उसके लिए तो ये दोनों काम पास्ट के हैं। और चूंकि पास्ट में एक एक्शन का कंप्लीशन हुआ है, तो पास्ट में किसी कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या लगाएगा, हैड फिनिश्ड लगा देगा। और उसको देखिए, ये आई था ही के लिए, लेकिन रिपोर्टर जब रिपोर्ट करेगा तो ये तो आई ही हो गया ना। यहां पर आई वर्ड को, आई प्रोनाउन को यूज किया था ही ने अपने लिए, लेकिन इस रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आई और ही तो एक ही है, तो वो तो ही यूज करेगा। बस हम यूं ही रट्टा मारे जा रहे हैं, हमने रूल बना दिए। चीजें बड़ी लॉजिकल है, एकदम सिंपली समझ में आती है, रटने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, आगे चल लेते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर भी जो है अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स, और उन्हीं अंडरलाइन वर्ड्स में हमें एरर बतानी है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। तो जो अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे हम। बाकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हो उससे हमें क्या मतलब है, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे। अब तो हम एग्जाम कर रहे हैं ना, एग्जाम में बैठे हैं, 2 सेकंड 5 सेकंड भी अगर बचा पाए तो बहुत हेल्प मिल सकती है। पियानो की स्पेलिंग सही है, इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग सही लिखी है, एनकाउंटर की स्पेलिंग गलत कर दी। एनकाउंटर की सही स्पेलिंग होती है ENCOUNTER, और एनकाउंटर का मतलब होता है, एनकाउंटर जब वर्ब हो तो इसका मतलब होता है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली जो है किसी से मिलना, या फिर इसका मतलब हो सकता है टू एक्सपीरियंस something unpleasant, to experience something unpleasant, ये भी इसका मतलब हो सकता है। ये तब जब ये वर्ब है, जब ये नाउन है तो इसका मतलब होगा an unexpected meeting, an unexpected meeting। या आपने सुना होगा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वहां पर एनकाउंटर का मतलब होता है अ कन्फ्रंटेशन और क्लैश बिटवीन अपोजिंग पीपल्स, अपोजिंग पार्टीज। दो अपोजिंग पार्टीज के बीच में अगर कोई क्लैश हो जाता है, कोई कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो उसको भी आप एनकाउंटर कह सकते हैं। ठीक है, अ कन्फ्रंटेशन और क्लैश बिटवीन अपोजिंग पार्टीज और पीपल। इतना हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन लगाना था आपको, 4th ऑप्शन लगाना था। ये तो सब सही है, ये आपको टिक करके आगे बढ़ना था। आगे चल लेते हैं 10। ठीक है, अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना है। क्या लिखा हुआ है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। पूरा देखिए, अगर इसका मीनिंग बताना है तो वो बात सही है कि आप इस इडियम को पढ़कर यहाँ पर ऑप्शन में से मीनिंग छाट सकते हैं। लेकिन कई बार जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करना होता है एग्जामिनर को, तो वो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग को रख देता है। अगर किसी दूसरे ऑप्शन में भी उसके सिमिलर मीनिंग को रख दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें। आपसे केवल इसका मीनिंग नहीं पूछा गया है, आपसे इसका वो मीनिंग पूछा गया है जो इस सेंटेंस में रिलेवेंट होगा। ठीक है, जो इस सेंटेंस के हिसाब से सही होना चाहिए। तो द एग्जीक्यूटिव्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, रनिंग हो गई हमारी मेन वर्ब। रनिंग अराउंड इन सर्किल्स, अराउंड लगाया जाता है जो है चारों तरफ की सराउंडिंग डायरेक्शन को या सराउंडिंग प्लेस को रिफर करने के लिए। विदाउट प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्किल्स विदाउट एनी सक्सेस। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, रन अराउंड इन सर्किल कर रहे हैं। सर्किल अगर ये है और वो इसके अराउंड रन कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं घूम फिर के वहीं पर आ जा रहे हैं। मतलब उन्हें अचीव कुछ नहीं हो रहा। आपने जहां से स्टार्ट किया किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोसेस को, किसी काम को, आप घूम फिर के अगर वहीं पर आ गए, उसी पॉइंट पर आ गए, तो आपको कुछ अचीव होगा क्या, आपको सक्सेस मिलेगा, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप घूम फिर के फिर वहीं आ गए। तो
इसका सही मीनिंग हो जाना चाहिए था अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, ये नहीं होगा। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी नहीं होगा। सक्सेसफुली अकम्प्लिशिंग द टारगेट, ये भी नहीं होगा। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट, आप ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं जो कि जिसकी वजह से वर्थवाइल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हैं घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस ईडियम का सही मीनिंग है फोर्थ ऑप्शन, पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट। ये हो गया 10वां सेंटेंस। 11वें पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, इसका सब्स्टिट्यूट हमें बताना है। अब देखो, मैनी ग्रेट पीपल, इसका सब्स्टिट्यूट बताने के लिए आपको सेंटेंस की पूरी स्ट्रक्चर मुझे समझानी पड़ेगी और बड़े लॉजिकल तरीके से। मैनी ग्रेट पीपल, पीपल यहाँ पर नाउन हो गया, ग्रेट लग गया उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव। मैनी है एक डिटर्मिनर जो कि मोर देन वन के लिए इस्तेमाल होता है। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, मोर देन वन है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया, मतलब जो भी यहाँ पर वर्ब आएगी वो प्लूरल की फॉर्म में आएगी। अब देखिए, जो बोर्न है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये एक्चुअली में बियर वर्ब का इन्फ्लिक्शन है। बियर वर्ब की अगर मैं बात करूं तो बियर वर्ब के इंग्लिश में मीनिंग बहुत सारे हैं। बहुत सारे मीनिंग को कन्वे करने के लिए बियर वर्ब को आप यूज कर सकते हैं। BEAR, बियर का एक मतलब हो जाता है टू कैरी, टू सपोर्ट और सस्टेन, ये मीनिंग भी हो जाएगा। टू मेंटेन भी आ जाता है, इसका मीनिंग निकल के इस मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। टू टॉलरेट, इस मीनिंग को भी बियर वर्ब कन्वे कर सकती है इस किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ समथिंग और समवन, इस मीनिंग को भी कन्वे कर सकती है। एक मीनिंग हो सकता है इसका टू प्रोड्यूस, एक मीनिंग हो सकता है इसका टू गिव बर्थ टू समवन, किसी को जन्म देना। अब देखो, इन सारे के सारे मीनिंग में, ये जो नीचे वाले लिखवाए हैं मैंने, इन सारे के सारे मीनिंग में बियर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है बोर, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाती है बोर्न, BORNE, ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। इस वाले मीनिंग में स्पेसिफिकली टू गिव बर्थ टू समवन, इस वाले मीनिंग में बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बियर ही है, सेकंड फॉर्म बोर ही है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाती है बोर्न। इस प्रकार से बियर की दो थर्ड फॉर्म है, एक तो है BORN बोर्न और एक है BORNE। बाकी सारे मीनिंग में आप बोर्न यूज करेंगे, इस वाले मीनिंग में, किसी को जन्म देने वाले मीनिंग में आप BORN यूज करेंगे। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकती है और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं इसको एडजेक्टिव बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में लगी हुई आपकी बोर्न। अब ये जो बोर्न बियर जो वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। भाई, अगर आपने ट्रांजिटिव वर्ब लगाई थी तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लगा दिया आपने प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, मतलब आपने एक प्रीपोजिशन फ्रेज लिख दी। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब किसको बोर्न किया, यहाँ पर किसको जो है पैदा किया वो लिखा जाना था। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो चेक करके देखा करो कि कहीं उसको पैसिव स्ट्रक्चर में तो नहीं लिखा जाना है, क्योंकि अगर उसको पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा जाना है तो हो सकता है उसके ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना दिया हो। पैसिव स्ट्रक्चर में यही तो करते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाए, मीनिंग वाइज फंक्शन वाइज वो ट्रांजिटिव हो, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो, तो चेक किया करो कि कहीं उसको पैसिव स्ट्रक्चर में तो नहीं लिखा जाना है। और यहाँ पर यही होना था। मैनी ग्रेट पीपल अगर आपके दिया था तो वाज तो यूज करेंगे नहीं, इज भी यूज नहीं हो सकता और सब्स्टिट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर सही ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ पर लगाया जाना है वर्ब, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट थे आपके, और बोर्न चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो अब इसको पैसिव स्ट्रक्चर में लिख दो। पैसिव स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना चुके हो ना आप। अब देखो, यहाँ पर लिख दी अपने वर्ब बोर्न। वर्ब बोर्न क्या हो गया, वर्ब बोर्न हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर।
अब ये हो गई, अब इसको या तो पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर कर लो, पैसिव स्ट्रक्चर हो गई। पैसिव स्ट्रक्चर अगर इसको कंसीडर करोगे तो कहोगे कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, एक्शन किसी और के द्वारा किया गया होगा, मतलब मैनी ग्रेट पीपल को किसी और के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा बर्थ दी गई, पैदा किया गया। लेकिन आप इसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव भी कंसीडर कर सकते हैं। बी जो है यानी कि वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लो और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर कर लो। फिर उसके बाद आप एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं बता रहे हैं। अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करते हैं और इसको एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं, फिर इसका मतलब है आप एक्शन डन बाय समबडी एल्स नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो है इस स्टेट में थे। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। दोनों तरीके से ही इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स मेरे ग्रामर के, कॉमन एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के सेशन लगातार देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं 50-60 बार उनको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। फिलहाल इसमें गलती ये थी, वर्ब बोर्न हो जाना था। बोर्न जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। 12वां, ठीक है, इस सेंटेंस में एक एरर दी गई है, उस एरर को रेक्टिफाई करने वाले सेंटेंस को हमें यहाँ लिखना है। पहले तो एरर पहचान लेते हैं, फिर ये भी पता चल जाएगा क्या इसमें इंप्रूवमेंट होना है। ये हमारा प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वाज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है केयरफुलनेस्ट। केयरफुल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो केयरफुल वर्ड है ये 2 सिलेबल एडजेक्टिव है। टू सिलेबल एडजेक्टिव है। 2 सिलेबल एडजेक्टिव। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब है प्रोनाउंसिएशन की वो बेसिक यूनिट जिसमें एक वोवल साउंड हो। आप देखेंगे तो केयरफुल में 2 वोवल साउंड है। एक तो आ गई केयर में, जब आप केयर को बोलते हैं तो इसमें एक वोवल साउंड आती है। एक वोवल साउंड आ गई फुल में। केयर एक साउंड हो गई, दूसरी साउंड हो गई फुल, यानी कि इस पूरे वर्ड में 2 वोवल साउंड आ रही है। तो अगर 2 वोवल साउंड आ रही है तो ये हो गया 2 सिलेबल एडजेक्टिव। और 2 सिलेबल एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। मोस्टली 2 सिलेबल एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनकी फॉर्म में चेंज नहीं लाया जाता, उनके साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है। चूंकि हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को रिफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट, यानी कि केयरफुलेस्ट की जगह लिखा जाना है मोस्ट केयरफुल। ये इंप्रूवमेंट होना है। अब ये इंप्रूवमेंट देख लो कहां पर है, मोर केयरफुल। अगर आप मोर केयरफुल लगा रहे हैं तो आप ये भी तो बताओ कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। भाई मोर केयरफुल का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन किया जा रहा है मतलब किसी एक से। कहाँ है वो कोई एक, कहाँ है, लिखा हुआ ही नहीं है। देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके वो लिखा जाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में तो लिखा ही नहीं है, इसी वजह से ये भी गलत हो गया। मोर केयरफुल तक वो सब, मोर केयरफुल तक तो बात सही है, लेकिन किससे कंपैरिजन की जा रही है उसके केयरफुल होने की, कहाँ है वो दूसरा इंडिविजुअल पर्सन, है ही नहीं, कोई देन प्रीपोजिशन लगा ही नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले को देख लेते हैं, ही वॉज मोस्ट केयरफुल। देखो मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव किया, फिर आप लगा दिए कंपैरेटिव वर्जन केयरफुलर, वो तो वैसे भी गलत हो जाता, केयरफुलर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। ही वाज केयरफुलर, ये भी गलत हो गया, इसको इस तरह से कंपैरेटिव बनाया नहीं जाता। सही ऑप्शन हो गया फोर्थ, ही वाज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल। वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल क्या लिख रहा है, ये जो स्टीलिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाई गई है इस ही के लिए एडजेक्टिव के रूप में, और ये वाइल लग गया एडवर्ब के रूप में इस स्टीलिंग से पहले। और चूंकि स्टीलिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का एट्रीब्यूट कन्वे करके चलेगी, उसमें क्या है ट्रांजिटिव वर्ब का एट्रीब्यूट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, और ऑब्जेक्ट क्या लिखा है द क्राउन ज्वेल। ज्वेल नाउन हो गया, क्राउन इस ज्वेल के एडजेक्टिव हो गया, द लग गया आर्टिकल। इस तरह से फटाफट जो है इनको करना होता है। जब 200-400-500 सेंटेंस की प्रैक्टिस घर पे बैठ के ऐसे कर लोगे तो एग्जाम में टाइम थोड़ी लगेगा, देखा और चिपका दिया। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है टू पॉज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी बिफोर saying or doing something। कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले अनसर्टेनिटी की वजह से पॉज ले लेना, रुक जाना, हेजिटेट करना होता है।
बिलेवर का मतलब होता है, क्या बताना है इसका सिनोनिम बताना है ना, बिलेवर का मतलब होता है टू टॉक फुलिशली, तो ये तो इसका सिनोनियम नहीं है, इसको तो हटा दो। रिकॉइल का मतलब होता है टू मूव बैक बिकॉज ऑफ फियर और डिस्गस्ट, डर की वजह से पीछे को हट जाना। रिकॉइल का मतलब होता है टू मूव बैक बिकॉज ऑफ फियर और डिस्गस्ट, ये भी नहीं आना है। कंसील का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, ये भी नहीं आना है। फॉल्टर हो जाएगा। फॉल्टर का मीनिंग मैं बता देता हूं आपको, फॉल्टर इसका सही सिनोनियम है FALTER। फॉल्टर का मतलब हो जाएगा, सबसे इसका पहला सबसे बेसिक मीनिंग इसका बता देता हूं, इसका बेसिक मीनिंग हो जाएगा टू लूज स्ट्रेंथ एंड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब पता है क्या आपको? आवेग, फिजिक्स में पढ़ा होगा। इम्पल्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव करती है या मूवमेंट से रुकती है। टू लूज स्ट्रेंथ एंड इम्पल्स एंड देन स्टॉप, कोई चीज चल रही है लेकिन वो अपने चलने के पीछे का जो फोर्स है अगर उसको खो दे तो धीरे धीरे रुक जाएगी लड़खड़ा कर। टू लूज स्ट्रेंथ एंड इम्पल्स एंड देन स्टॉप, ये इसका बेसिक मीनिंग है। इसी मीनिंग से निकल के आ जाता है टू मूव अनस्टेडीली, लड़खड़ा कर चलना या लड़खड़ा कर बोलना भी हो जाता है। टू स्पीक अनस्टेडीली और हेजिटेंटली, ठीक है साहब। तो ये जो इसका फॉल्टर का तीसरा वाला मीनिंग है, इस वाले मीनिंग में ये सिनोनियम हो सकता है हेजिटेट का, तो सही ऑप्शन हो जाना था फोर्थ ऑप्शन। आगे चल लेते हैं, ठीक है। देखो, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसमें स्पेलिंग एरर है, आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। तो इसमें तो उसने खुद ही कह दिया स्पेलिंग एरर है, तो इसको तो पढ़ना ही मत, ये वाले सेंटेंस पढ़ना। तो इसको तो उसने खुद ही कह दिया कि सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, तो इस सेंटेंस को पढ़ने में तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, चाहे 2 सेकंड लगे, चाहे 5 सेकंड लगे, चाहे 10 सेकंड लगे, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है इन चारों को, इन चारों में से कोई एक ऐसा बताना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। चलो देखते जाएं। बड़े बड़े शब्दों में स्पेलिंग एरर देता है, कैन को क्या गलत करेगा, ऑल्सो को क्या गलत करेगा, वो तो वैसे ही दिख जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूट सही लिखा है, प्रिजर्वेशन गलत लिख दिया। प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग होती है PRESERVATION। एक्चुअली में प्रिजर्वेशन बना है प्रिजर्व से। प्रिजर्व का मतलब हो गया टू कीप समथिंग एज इट इज, कोई चीज जैसी है उसको वैसे ही रख लो। और वैसा ही क्यों रख दो? ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो, कोई उसका हार्म ना हो, वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर टू प्रिजर्व का मतलब हो जाएगा टू कीप, पहला मीनिंग तो ये आ ही गया इसका, दूसरा मीनिंग ये आ गया टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म, डेंजर, डिस्ट्रक्शन, ETC। अब देखो ये दोनों सिमिलर से मीनिंग है, ये मैं अलग अलग तरह के मीनिंग, मतलब एक ही जैसे मीनिंग को अलग अलग शब्दों में इसलिए लिखवा देता हूं क्योंकि ये अगर आप इस तरीके से चीजों को सीखते हैं, आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ जाता है। किस वर्ड को इस कंटेक्स्ट में भी यूज किया जा सकता है इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, और इसी तरह का सिमिलर मीनिंग कन्वे करने के लिए इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में भी यूज किया जा सकता है। क्लोज टेस्ट में कहाँ पर कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं लिखने को आ जाए तो आप इस दोनों कंटेक्स्ट में दोनों मीनिंग से रिलेट कर इस वर्ड को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं ये इतना लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर तो प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको तो यहीं पर छोड़ दो, आगे पढ़ना ही मत। कंट्रीब्यूट सही लिखा है, प्रिजर्वेशन फिर से गलत कर दिया, यहीं छोड़ दो बस। कंट्रीब्यूट गलत कर दिया, यहीं छोड़ दो, फिर तो ये ऑप्शन बचा। पढ़ लेते हैं एक बार। कंट्रीब्यूट सही लिखा है, अरे गलती हो गई जल्दबाजी में। प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग तो सही लिखी है, यहाँ पर यहाँ गलत लिखी है, SARV नहीं होता, SERE होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग सही है,
प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग सही है, प्रिजर्वेशन, हाँ ये स्पेलिंग सही थी, जल्दी जल्दी में मैंने आगे वाला ए देखा, इस वाली ई को देखा ही नहीं। वाटर की स्पेलिंग सही है, बॉडीज की स्पेलिंग सही है, डंपिंग की स्पेलिंग सही है, यहाँ पर डंपिंग भी गलत दे रखा था, ठीक है। गार्बेज की स्पेलिंग भी सही है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 14 का दूसरा। अब दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता, दूसरा ऑप्शन अगर आपको सही ऑप्शन मिल गया तो चाहे बाकी के मत पढ़ो, लेकिन एक बार अगर श्योरिटी चाहिए तो बाकी ऊपर नजर डाल लो। यहाँ तो वैसे कंट्रीब्यूट दिख जाता है, यहाँ पे ऐसी प्रिजर्वेशन गलत दिख जाता। आगे चल लेते हैं 15वां, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू डिसाइड, टू स्टॉप वर्किंग। ये सब प्रीवियस ईयर की वोकैब है, आपने पढ़ भी रखी होगी काफी सारी, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा 15 का दूसरा। बाकी सब खत्म है। टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर नहीं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, टू रिफर टू समथिंग एज समथिंग नहीं, टू स्टॉप वर्किंग, टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग का मतलब होता है कॉल इट ए डे। अब ये कहाँ से आया होगा? देखो पूरे दिन आपने काम कर दिया और शाम को आप कहते हैं काम खत्म करते टाइम अब इसको पूरा एक दिन जो है, एक दिन का काम कह देना चाहिए, दिन का मतलब दिहाड़ी कह देनी चाहिए, तो कॉल इट ए डे, वहां से जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन निकल के आया होगा। 16 पर बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, एंटोनियम बताना है स्टर्न का। देखिए स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस, स्पेशली इन एन अनफ्रेंडली वे। कोई पर्सन बहुत सीरियस हो अनफ्रेंडली वे में। यह स्टर्न का मतलब हो सकता है वेरी स्ट्रिक्ट, यह स्टर्न का मतलब होता है सीवियर, स्टर्न का मतलब हो सकता है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी हर चीज को डिसअप्रूव कर दे, आप गए सर ये कर ले, ऐसा कर ले, वहां चले जाएं, ऐसा करना चाहते हैं हम कर सकते हैं क्या? नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करने दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। हर चीज को आपकी डिसअप्रूव कर दे, डिसअप्रूवल दिखाता हो, बहुत सीरियस हो, अनफ्रेंडली वे में, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चीजों को लेकर, रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन को लेकर, तो उसको स्टर्न कह देते हैं। अब इसका हमें एंटोनियम बताना है। स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, स्टेबल का मतलब होता है फर्मली फिक्स्ड, जो मजबूती के साथ फिक्स कर दिया गया हो, या नॉट लाइकली टू मूव और चेंज, जिसमें मूव होने की और चेंज होने की संभावना ना हो, उसको स्टेबल कह देते हैं। सिंसियर, सिंसियर का मतलब हो जाता है, सिंसियर बहुत अच्छा वर्ड है, सिंसियर के बारे में जरा बता देता हूं। सिंसियर का मतलब हो जाता है, सिंसियर का मतलब हो जाता है फ्री ऑफ फॉल्सनेस, डिसीट, प्रीटेंस, प्रीटेंस मतलब दिखावा, हिपोक्रेसी और डिसऑनेस्टी। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसमें झूठ ना हो, दिखावा ना हो, दोगुलापंती ना हो, धोखा देने वाली भावना ना हो, उसको आप क्या कहते हैं? सिंसियर कहते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं, सिंसियर का मतलब एक्सप्रेसिंग व्हाट दे जेन्युइनली फील, जैसा वो जेन्युइनली फील करता है वैसा ही वो एक्सप्रेस करे, तो आप उसको क्या कहेंगे? सिंसियर पर्सन कहेंगे। जैसा वो फील करता है वैसा ही वो दूसरों को बताए, तो उसको आप सिंसियर पर्सन कहेंगे, उसके बिहेवियर को आप कहेंगे सिंसियर, उसकी पर्सनैलिटी को आप सिंसियर कह सकते हैं। प्रोफाउंड का मतलब मैंने अभी किसी पिछले पेपर में ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ, अच्छा वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। प्रोफाउंड का मतलब हो गया, प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, सारे वर्ड एडजेक्टिव ही लिखे हैं, स्टर्न, स्टेबल, सिंसियर, प्रोफाउंड, लीनियर, सारे वर्ड आपके सामने एडजेक्टिव लिखे हैं। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब हो गया फेल्ट और एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रांगली, या फिर हैविंग
ये पहला मीनिंग हो गया, दूसरा मीनिंग हो गया, दूसरे कंटेक्स्ट में दूसरे मीनिंग में इसको यहाँ भी यूज किया जा सकता है। हैविंग और शोइंग डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। फिर एक वर्ड है हमारा लीनियंट। तो प्रोफाउंड तो इसका होएगा नहीं, ठीक है, प्रोफाउंड का तो मीनिंग अलग है। लीनियंट इसका हो जाएगा, लीनियंट इसका एंटोनियम, इस टर्म का एंटोनियम लीनियंट हो सकता है, क्योंकि लीनियंट का मतलब होता है, लीनियंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट इन एनफोर्सिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो स्ट्रिक्ट ना हो रूल्स और प्रिंसिपल्स को फोर्स करने में। मतलब कोई ऐसा पर्सन, मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मेरे घर पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे रिलेटिव्स के, मैं उनको पूरी मौज मस्ती करने देता हूँ। वो सामान इधर से उठा के अलमारी से इधर कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, चादर तक ये सब पूरे कमरे को डिसऑर्डर मिला देते हैं। वो मैं उन्हें करने देता हूँ, मैं नहीं रोकता। कुछ गलत करते भी हैं तो बस मैं समझा देता हूँ, डांटता नहीं हूँ, रोकता नहीं हूँ, चलो कर लो, तुम्हारी एज है, मौज मस्ती है। तो मेरे बिहेवियर को या किसी ऐसे पर्सन के बिहेवियर को जो कि बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को, प्रिंसिपल को एनफोर्स ना करता हो दूसरों पे, जो लोग जो भी दूसरे करना चाह रहे हैं वो करने देता हो, परमिसिव नेचर का हो, ऐसे पर्सन को आप लीनियंट कह सकते हैं। परमिसिव मतलब जो परमिशन दे देता हो, जो कि सीवियर ना हो, नॉट सीवियर। ऐसे पर्सन को आप लीनियंट, या ऐसे पर्सन के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को आप लीनियंट कहेंगे। तो इस टर्म का डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्ट एंटोनियम हो जाएगा लीनियंट। ये हो गया इसका 16वें का फोर्थ ऑप्शन। 17वें पर बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लगाना है इस अंडरलाइन वर्ड का। His older brothers were quite willing that he should went to see। देखिए शुड यहाँ पर मोडाल लगा हुआ है, और मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके साथ लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। तो वेंट तो आने ही नहीं था यहाँ पर, तो गो आ जाना था। इतनी सी बात आपको पहचाननी थी, बाकी ये सब ऑप्शन रिलेवेंट है ही नहीं। फिर भी मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, काम आएगी। हिज ओल्डर ब्रदर्स, ब्रदर्स यहाँ पर नाउन हो गया, ओल्डर उसके लिए एडजेक्टिव लग गया, हिज लग गया डिटर्मिनर पॉजेसिव नेचर का। चूंकि ब्रदर्स प्लूरल नाउन थे तो यहाँ पर वर लग गया। लिंकिंग वर्ब हो रही है क्वाइट विलिंग, विलिंग हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लगी है, और क्वाइट लग गया इसके लिए एडवर्ब। क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली। डैट हो गया यहाँ पर कंजंक्शन, दूसरी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने डाइट लगा दिया, और ही सब्जेक्ट हो गया, शुड मोडाल, गो आ गई उसके साथ बेस फॉर्म में वर्ब, टू लग गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, उस लास्ट पॉइंट को, डेस्टिनेशन को रेफर करने के लिए। ये हो गया 17वां सेंटेंस। 18वें पे चल लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। चलो ठीक है, इंटरप्रेट कर लेते हैं इसको। बढ़िया सेंटेंस है। इट यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया गया है, इंट्रोडक्टरी नेचर का यह सब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन है, इंट्रोडक्टरी नेचर का सब्जेक्ट हो गया, इट लगा दिया। इज है लिंकिंग वर्ब, ट्रू है एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब ने इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट की तरह सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। अब इट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया था, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया था उसको लिखा आपने डेट क्लोज से। डेट क्लोज यहाँ पर शुरू हो गई जो कि कंजंक्शन है, डेट कंजंक्शन है, क्लोज इसके बाद लिखी हुई है। डेट लर्निंग इंग्लिश, देखिए लर्निंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के फंक्शन में, सब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन के फंक्शन में है, इसलिए इसको मैं कहूंगा जीरेंड। अब ये जीरेंड बन तो गया, लेकिन जीरेंड होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्ब का एट्रीब्यूट कैरी करके चलेगा, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब इसमें देखा तो हमने पाया कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। इस फिर से एक लिंकिंग वर्ब लग गया, और लिंकिंग वर्ब के बाद लगा है एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और ये कॉम्प्लीमेंट को इस लिंकिंग वर्ब इज ने लिंक कर दिया सेंटेंस के सब्जेक्ट से। 4 लगा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है प्रोफेशनल्स, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोफेशनल नाउन है, बहुत सारों की बात हो रही है तो एस लगा दिया, कॉमन काउंटेबल नाउन था, लगा सकते हैं।
अब देखिए यहां पर लिखा है टू सर्वाइव्ड, टू प्लस B1 होता है इन्फिनेटिव, या लगा रखी है सर्वाइव्ड आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर इन्फिनेटिव लगाया जाना था एक पर्पस को रिफर करने के लिए। एक्चुअली में जो इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस B1, B1 मतलब बेस फॉर्म, ये जो इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस B1, ये पर्पस को, कोई भी जो एक्शन हो रहा है या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई भी स्टेट बताई गई है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसका पर्पस या रीजन को रिफर करने के लिए इन्फिनेटिव लगाए जाते हैं। पर्पस या रीजन को रिफर करने के लिए इन्फिनेटिव लगाए जाते हैं। और इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर होती है टू प्लस B1। तो यहां पर अगर कोई एक ये ऑप्शन होता पांचवा, टू सर्वाइव, लिखा नहीं है कहीं भी, अगर टू सर्वाइव कहीं पर लिखा होता तो वो निश्चित रूप से ही सही हो जाता। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं भी टू सर्वाइव है नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। तो फिर क्या लगाया जाना चाहिए? फिर लगाया जाना चाहिए फोर सर्वाइविंग, क्योंकि टू सर्वाइव अगर हम यहां पर लिखते टू सर्वाइव, तो टू सर्वाइव से हम रिफर करना चाह रहे हैं पर्पस को कि लर्निंग इंग्लिश इसेंशियल क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है कि वो प्रोफेशनल्स को नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एक एडवांटेज देती है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव का मतलब है यहाँ पर नॉट टू फेल। सर्वाइव का मीनिंग, बेसिक मीनिंग तो कुछ और ही होता है, चलो ये भी बता देता हूं लगे हाथों। सर्वाइव का बेसिक मीनिंग होता है, अरे यार स्पेलिंग कह रहा हूं, राइटिंग बड़ी खराब है। सर्वाइव का मतलब होता है, ऐसे भी खराब नहीं है, यहां खराब हो जाती है। सर्वाइव का मतलब है टू कंटिन्यू, टू लिव और एग्जिस्ट, टू कंटिन्यू, टू लिव और एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप। डिफिकल्टीज और हार्डशिप के बावजूद भी जो है एग्जिस्ट कर जाना, रह जाना, सर्वाइव करना होता है। इसका एक मीनिंग और हो जाता है नॉट टू फेल समथिंग। इस मीनिंग में ये ट्रांजिटिव होती है, इस मीनिंग में ट्रांजिटिव है। नॉट टू फेल समथिंग डिस्पाइट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इसी दूसरे मीनिंग में जो है सर्वाइव को यूज किया जा रहा है। तो यहां पर इन्फिनेटिव को लगाया जाना है इस मीनिंग में और पर्पस और रीजन को रिफर करने के लिए। किसके पर्पस और रीजन को रिफर करने के लिए? लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल के रीजन को रिफर करने के लिए कि इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है प्रोफेशनल्स के लिए। और यहाँ पर सर्वाइव को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिनेटिव में, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन एंड कंजंक्शन से जोड़कर दो ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया। ठीक है, अब टू सर्वाइव तो हम लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे फोर सर्वाइविंग, क्योंकि फोर प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फोर प्रीपोजिशन को लगाया जाता है पर्पस या रीजन को रिफर करने के लिए। तो जो फंक्शन, जिस मीनिंग को हम कन्वे करने के लिए, जो फंक्शन हम टू सर्वाइव के थ्रू चाह रहे थे, उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए उसी सिमिलर फंक्शन में हम फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाकर फोर प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखकर भी काम चला सकते हैं, सेंटेंस को सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चूंकि हमारी वर्ब थी तो वर्ब को हम ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन की फॉर्म में लाएंगे और नाउन की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसका बना देना है जीरेंड। तो ये हो जाएगा हमारा फोर सर्वाइविंग। टू बी सर्वाइव क्यों गलत हो गया? देखो टू बी सर्वाइव लिखा है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बी के साथ मैं बता चुका हूं कि अगर बी अगर लगी हुई है और बी हेल्पिंग नेचर की वर्ब हो रही है तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाओ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आप पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे कर रहे हो, या फिर बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। अब अगर आप टू बी प्लस सर्वाइव्ड कर देते, यानी कि सर्वाइव की थर्ड फॉर्म लगा देते, टू बी सर्वाइव्ड कर देते, तो ये कहा जाता है पैसिव इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को पैसिव स्ट्रक्चर में लिख दिया जाता है बी प्लस वर्ब की थर्ड की फॉर्म
कि स्ट्रक्चर मिलाकर। अब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो पैसिव स्ट्रक्चर आप लिख देते, ये सिंटैक्टिकली भी गलत हो जाता, सिमेंटिकली भी गलत हो जाता। कैसे? क्योंकि आपने सर्वाइव को पैसिव फॉर्म में लिख दिया, जबकि सर्वाइव एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो इट मीन्स उसको एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो सिंटैक्टिकली भी गलत हो जाता और सिमेंटिकली भी गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप टू बी सर्वाइव्ड यहाँ पर लिख देते, टू बी सर्वाइव्ड अगर लिखते तो किसके लिए लिखते? प्रोफेशनल्स के लिए। ये जो सर्वाइव करने वाली बात है प्रोफेशनल्स के लिए बोली गई है। तो अगर टू बी सर्वाइव्ड अगर आप प्रोफेशनल्स के लिए लिख देते तो इसका मतलब प्रोफेशनल्स को सर्वाइव करने की बात की जा रही है। प्रोफेशनल्स को सर्वाइव नहीं करना है, प्रोफेशनल्स सर्वाइव करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में, ठीक है। क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर जो है एक्शन डन बाय समबडी एल्स के मीनिंग में आ जाती है। अगर टू बी सर्वाइव प्रोफेशनल के लिए यूज कर रहे हैं तो यानी कि प्रोफेशनल्स को सर्वाइव करने की बात हो गई, तो ये सिमेंटिकली भी गलत हो जाता, सिंटैक्टिकली भी गलत हो जाता। हैविंग टू सर्वाइव, यहां पर आपने हैविंग लगा दिया और ये लगा दिया आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर वहां लगा दिया आपने प्रोफेशनल्स के बाद में तो ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोफेशनल्स के लिए। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई तो हैव का मीनिंग होता है टू ओन समथिंग। अब ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आएगा कि प्रोफेशनल्स के पास कुछ है, सर्वाइव नाम की कुछ एक्टिविटी उनको उनकी ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर जो है ये भी मीनिंगफुल नहीं रहता। नो इम्प्रूवमेंट तो था नहीं, तो जिस पर्पज या रीजन को रिफर करने के लिए हमें इन्फिनेटिव लगाना चाहिए था, उस पर्पज या रीजन को रिफर करने के लिए हम फोर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लगा सकते हैं। ये बात जो है इस सेंटेंस से हमें पता चलती है। ये हो गया 18वां सेंटेंस। 19वें पर बात कर लेते हैं। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर। ठीक है, देखो टाइग्रेस सब्जेक्ट हो गया, फीमेल टाइगर को टाइग्रेस कह देते हैं। डैड लग गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के रूप में। वाज किल्ड हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्शन डन बाय समबडी था तो प्रीपोजिशन के बाद लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, यानी कि डूअर को रिफर कर दिया। द टाइग्रेस डैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स। अब जो टाइग्रेस था वो जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ये लिखा है। वाज लिखिए लिंकिंग वर्ब, नॉट ओनली, नॉट एक एडवर्ब है और ओनली है डिटर्मिनर, और ओनली लगाया गया है इस मैन ईटर के लिए। अब देखो यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है आपको और एक मदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक कोई कंजंक्शन लगाया जाना है। ये जो चारों वर्ड दिए हैं आपको कंजंक्शन दिया है, बट भी, बट ऑल्सो भी, एंड भी, बट ऑफन भी, चारों के चारों जो वर्ड या फ्रेज आपको दिए हैं वो कंजंक्शन दिया है। तो यहाँ पे लगाना है कंजंक्शन, और कंजंक्शन को ऐसा लगाना है जो सिंटैक्टिकली सही हो, सिमेंटिकली सही हो। अगर आप बट कंजंक्शन को यहाँ पर लगाते हैं तो आपने कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगा दिया, और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगाया जाता है सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए। तो मतलब आपने एक नाउन को नाउन से जोड़ दिया, इतनी बात तो सही है। लेकिन नॉट ओनली को भूल गए आप। देखिए जो नॉट ओनली में जो ओनली वर्ड है ये लगाया गया है मैन ईटर को एम्फेसाइज करने के लिए और इसको कोरिलेट करने के लिए दूसरे वाले नाउन से। तो जो कोरिलेट वाला फंक्शन था उसको आपने अधूरा छोड़ दिया। तो बट तो यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा बट ऑल्सो। बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर लगाया जाएगा बट ऑल्सो। अब बट कंजंक्शन का काम कर गया, ऑल्सो लगा दिया गया ए मदर को एम्फेसाइज करने के लिए, और ओनली को लगाया गया था इस मैनिटर को एम्फेसाइज करने के लिए और को रिलेट करने के लिए। उस को रिलेटिव फंक्शन को भली भांति कंप्लीट करेगा यहाँ पर ये ऑल्सो वर्ड। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा देंगे यहाँ पर। एंड कंजंक्शन लगा देते तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो लगा देते, लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता। फिर ऐसा हो जाता कि आप इसका भी निगेशन कर रहे हैं, इसका भी निगेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने नोट लगा रखा है। भाई नोट लगाकर आपने इसका निगेशन किया, इसको फिर कॉन्ट्रास्ट के रूप में दिखाया, तो एंड भी नहीं हो सकता था यहाँ पर। बट ऑफन एक महत्वपूर्ण कंजंक्शन है, बहुत अच्छा कंजंक्शन है। शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम पूछा गया है, इसलिए जो है ग्रामेरियंस और स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपके सामने आया है तो 2 मिनट में 5 मिनट में इसके बारे में फटाफट बता के चलता हूँ। देखिए बट ऑफन एक कंजंक्शन है, और बट ऑफन का इस्तेमाल कैसे करना है, किस स्ट्रक्चर में बट ऑफन को इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए तो बट ऑफन के साथ उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए ऑफन के बारे में मैं बता दूं कि ऑफन जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर करने के लिए। फ्रीक्वेंट नेचर का मतलब है बारंबारता। कोई एक्शन अगर बार बार हो रहा है, मैनी टाइम्स हो रहा है,
तो उसको रेफर करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को रेफर करने के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। तो ऑफन हो गई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, जो किसी वर्ब के, किसी एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को रेफर करने के लिए लगाई जाती है। ये जो बट है, ये है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया जाता है कॉन्ट्रास्ट को रेफर करने के लिए। पहले कोई स्टेटमेंट, पहले कोई इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन से, पहले लिखे गए इंफॉर्मेशन से, पहले लिखे गए स्टेटमेंट से कॉन्ट्रास्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, उस कॉन्ट्रास्ट नेचर की इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन लगाते हैं। तो इस प्रकार से बट ऑफन पूरे कंबाइंड रूप में एक ऐसा कंजंक्शन आपके सामने आ जाता है कि बट ऑफन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को, किसी ऐसी क्लोज को जोड़ने के लिए जो क्लोज पहले लिखी गई क्लोज से, पहले लिखी गई स्टेटमेंट से, पहले लिखी गई इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्रास्ट नेचर की हो और फ्रीक्वेंट भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, सी क्लेम्स टू बी पंक्चुअल। पंक्चुअल वो लोग जो टाइम पर आते हैं। बट ऑफन सी अराइव्स लेट। तो बट ऑफन के द्वारा हमने जिस क्लोज को जोड़ा है, सी अराइव्स लेट, ये क्लोज पहले लिखे गए स्टेटमेंट के, पहले लिखे गई क्लोज के कॉन्ट्रास्ट में भी है, और ये अराइव वाला काम फ्रीक्वेंट भी होता है। इस तरह की क्लोज को जोड़ने के लिए बट ऑफन का, नॉट ओनली के साथ भी इसको जोड़ सकते थे। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर, नॉट ओनली डज सी कुक डिलीशियस मील्स, कॉमा लगा के फिर बट ऑफन लगाया, बट ऑफन सी इन्वेंट्स न्यू रेसिपीज। ठीक है, अब देखो बट ऑफन चूंकि एक कंजंक्शन है तो पूरी की पूरी क्लोज से पहले लिखा गया। जब ये पूरी क्लोज से पहले लिखा गया तो ऐसी क्लोज से पहले लिखा गया जो कि कॉन्ट्रास्ट नेचर की थी, और इन्वेंट्स वाला काम फ्रीक्वेंसी में होता है, ऑफनली होता है। अब चूंकि ये पूरी क्लोज से पहले लिखा गया है तो नॉट ओनली को भी पूरी क्लोज से पहले लिखा। जब नॉट ओनली को, यानी कि नॉट को पूरी क्लोज से पहले लिख दिया, यानी कि किसी नेगेटिव एडवर्ब से एक क्लोज की शुरुआत कर दी, तो नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होने वाली क्लोज इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखी, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखी, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव क्लोजेस में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप बट ऑफन को दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 19। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, बट ऑल्सो। आगे चल लेते हैं, 20। ठीक है, क्या बताना है, इडियम आपको दिया गया है, इसका हमें मीनिंग बताना है, और इडियम है स्पिल द बीन्स। देखिए स्पिल द बीन्स के लिए मैंने आपके सामने जो है एक इमेज लगवाई हुई है। स्पिल द बीन, ये जो है आपकी डिब्बे में बीन्स थी, पैक थी, पता नहीं था किसी को डिब्बे में अंदर क्या है, आपने क्या किया, डिब्बा खोल के इन बीन को बाहर फेंक दिया, स्पिल कर दिया, बिखेर दिया। तो आपने क्या किया, जो चीज अंदर थी, जो चीज सीक्रेट थी, किसी के बारे में पता नहीं, किसी को उसके बारे में पता नहीं था, वो चीज आपने पब्लिकली बता दी, किसी को पब्लिक कर दी, नॉन कर दी, किसी को आपने समझा दिया, यानी कि किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को आपने रिवील कर दिया। आप गए अपने दोस्त के पास, उसी के कान में कुछ कह के आ गए, और ऐसा कुछ कह के आ गए जो कि सीक्रेट रखा जाना चाहिए था, वो इन्फॉर्मेशन आपने रिवील कर दी, अनहाइड कर दी, उसको बता दी। तो स्पिल द बीन्स का मतलब हो जाता है टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाना था शेयर 4th। 20 का चौथा ऑप्शन सही था, बाकी सब यूं ही लिखे गए हैं। एक्सीलेंट हेल्थ नहीं, बिहेव और स्पीक इन रैश मैनर नहीं, थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स नहीं, ये भी नहीं होना था। 20वें का 4th ऑप्शन हो जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर से जो है आया हुआ है। इसे देख लेते हैं, ये एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट है, ब्लैंक को फिल करना होता है अपनी ग्रामर की समझ के आधार पर, वोकैबुलरी और जिस मीनिंग को आप समझ पा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंसेस को, इस पैराग्राफ को लिखा गया है, उसे आप समझ पा रहे हैं या नहीं,
ये चेक करने के लिए जो है क्लोज टेस्ट दिया जाता है। तो मेरा हमेशा की तरह आज भी यही सजेशन रहेगा कि आप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और देखो करना कैसे होता है क्लोज टेस्ट। अगर कोई टफ क्लोज टेस्ट भी आ जाए तो किस तरह से करना है, कोई आसान भी आ जाए तो किस तरह से करना है। हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी होती है, हमें सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी होती है कि किस स्ट्रक्चर में क्या फिट हो सकता है। जैसे पहला क्या लिखा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस गैस यूज्ड बाई प्लांट्स, मतलब प्रोसेस है, क्योस है, गैस है, एरिया है। ठीक है, क्योस का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर को कहते हैं कियोस, कियोस। तो कोई स्टेट ऑफ डिसऑर्डर तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है ना, 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा था, साइंस की किताब में आता है। तो ये एक हो गई प्रोसेस, ये तो एकदम सिंपल है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न स्लाइटली इनटू एनर्जी। गैस भी नहीं, एरिया भी नहीं। आगे चल लेते हैं, 22वें में क्या आना चाहिए, द प्रोसेस केमिकली ब्लैंक दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। देखिए अब यहां पर ये जो क्रेट है ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो एक नाउन है। क्रेट का मतलब मैं आपको बता दूं, CRATE लिखा है, क्रेट इसे कहते हैं क्रेट। ये फलों की क्रेट या इसमें कुछ पेप्सी की बोतल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मॉल वगैरह में देखी होगी आपने, मार्केट में, आपके घर में भी कोई हो सकती है, ये क्रेट होती है। तो ये तो नाउन नाउन है, वर्ब है ही नहीं। और यहाँ पर जो कुछ भी लगाई जानी है वर्ब लगाई जानी है। कैसे पता चला, क्योंकि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये केमिकली एडवर्ब लगी है, एडवर्ब लगी हुआ है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई वर्ब होगी, और ऐसी वर्ब होगी जो ट्रांजिटिव नेचर की होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड और ऑक्सीजन, देखिए इनटू भी लगा है, इनटू आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपकी कितनी हेल्प करती हैं। इनटू लगा है, इनटू लगाते हैं हम जब कोई चेंज होकर किसी स्टेट में आए, कोई भी चीज इस स्टेट में थी, इस अवस्था में थी, और इस अवस्था से चेंज होकर इस अवस्था में अगर कोई चीज आए तो इस अवस्था में आने के लिए इनटू लगाया जाता है, और जिस अवस्था से आई उसके लिए फ्रॉम लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए कन्वर्ट वर्ब, ये CONVERT आ जाएगा। और कन्वर्ट का मतलब होता है टू चेंज फॉर्म और कैरेक्टर ऑफ समथिंग, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टू कॉज समवन और समथिंग टू चेंज फॉर्म और कैरेक्टर, और कन्वर्ट समवन और समथिंग इनटू प्रीपोजिशन लगाई जाती है इसके साथ, कन्वर्ट समवन और समथिंग इनटू समवन और समथिंग, कन्वर्ट के साथ इनटू लगाई जाती है। एक्सीड का मतलब होता है टू बी ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, टू बी ग्रेटर इन साइज और अमाउंट। तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोसेस जो है एक्सीड कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली, नहीं, कन्वर्ट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वाटर लेती है, और ये प्रोसेस उनको कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन में और फूड में। क्रेट भी नहीं आना था। ये देखिए जो बो है इसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। बो का मतलब होता है अपने शरीर को, अपने बॉडी को आगे इस तरह से झुका लेना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जादूगर है जो भी है, इसने अपने आप को खुद को आगे झुकाया हुआ है। जापानीज लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये उनका नमस्कार करने का तरीका है, इस तरह से झुकाकर सर को आगे मिलते हैं। इसके अलावा बो का मतलब हो सकता है ये धनुष, इसने बच्चे ने पकड़ा हुआ है, मैडम जो है कोई एथलीट है, इन्होंने इस तरह का धनुष पकड़ा हुआ है। अलग अलग तरह के बो हो सकते हैं, लॉन्ग बो, रिकर्व बो, कंपाउंड बो। इसके अलावा बो का मतलब हो सकता है ये नॉट जो यहाँ पर कॉलर पर बांध लेते हैं। ये लड़की ने इसी तरह की एक नोट को अपने बालों पर बांधा हुआ है, इस नोट को भी बो कह सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड तो जो है क्रेट और बो, ये तो अलग ही थे, एक्सीड भी अलग था, कन्वर्ट आ जाएगा यहाँ पर। आगे चल लेते हैं,
23 में। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफन रिलाइज ऑन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल या क्रेट्स या होप्स या बॉन्ड्स। देखो ये जो क्रेट है ना, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। जब आप क्रिएट करते हो तो कोई चीज तो होती है जिसको बनाया आपने, क्रिएट किया, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये वांट भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर लगा हुआ है ऑन प्रीपोजिशन, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब आएगी जो इंट्रांजिटिव हो, तो ये तो हटा ही दो। अब ये जो होप है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन होप एक ऐसी वर्ब है जो किसी पर्सन में ही इस एट्रीब्यूट को दिखाया जा सकता है। कोई पर्सन ही तो होप कर सकता है, कोई प्रोसेस के पास दिमाग तो है नहीं, कोई वो मेंटल एक्टिविटी तो है नहीं कि वो होप कर लेगी, थिंक कर लेगी, इमेजिन कर लेगी। तो ये एक ऐसी वर्ब है कि इस एट्रीब्यूट को पर्सन में ही दिखाया जा सकता है। या फिर आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे होते किसी नॉन लिविंग थिंग का, तो ये यहाँ होप भी नहीं आनी है, यहाँ पर एक्चुअली में होना है रिलाई ऑन, जो कि सिंटैक्टिकली भी सही बैठेगी चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसके बाद आता नहीं है, प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है अगर कोई नाउन लिखना ही पड़े। और सिमेंटिकली यानी कि मीनिंगफुल भी सही है। रिलाई ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन। रिलाई के साथ रिलाई के साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन यूज की जाती है, और ऑन अपॉन प्रीपोजिशन यूज कर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और रिलाई ऑन या अपॉन समथिंग का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन या अपॉन समथिंग। ठीक है, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो केमिकल है, ये केमिकल रिएक्शन ऑफन रिलाइज ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से, और उस क्लोरोफिल पर भी जो है वो रिएक्शन डिपेंड करती है। RELIES। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफन रिलाइज ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ब्लैंक में जो भी आना है नाउन ही आना है। ठीक है, और फिर आगे एक क्लोज लिखी हुई है, आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ये क्लोज भी उसी के लिए लिखी है। तो गोल, सेंस, रीजन, ओकेजन। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द गोल। आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, मतलब फोटोसिंथेसिस कोई गोल है, और एक ऐसा गोल है कि मतलब प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड, प्लैनेट जो हमारा ढका हुआ है, ब्लैंकेटेड का मतलब कवर, तो कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ कवर्ड है ऑक्सीजन में, उसका गोल है फोटोसिंथेसिस? नहीं, रीजन है। फोटोसिंथेसिस वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, चारों तरफ से कवर्ड है ऑक्सीजन से। ब्लैंकेटेड का मतलब कवर, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कंबल, या ब्लैंकेट का मतलब होता है टू कवर समवन और समथिंग। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए रीजन। बाकी ये वर्ड हो रहा है यहाँ पर मीनिंगफुल। ओकेजन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक इवेंट, किसी स्पेसिफिक इवेंट को आप ओकेजन कह देते हैं। ओकेजन भी नहीं आना, सेंस का मतलब आप जानते हैं, तो सही वर्ड हो जाना है यहाँ पर रीजन। मतलब फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द रीजन। और किस बात का रीजन है? यहाँ पर हालांकि एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना था बट उसको हटा दिया। ठीक है, इलेप्टिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करके, इलेप्सिस का यूज करके अननेसेसरी वर्ड्स को जिनको कंटेक्स्ट के हिसाब से समझा जा सकता है हटा देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द रीजन बाय विच आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। आगे क्या लिखा हुआ, आगे का सेंटेंस पढ़ो। 25 क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द। अब देखो यहां पर द लगा हुआ है आर्टिकल, और यहां पर एयर लगा हुआ है नाउन, यानी कि यहां पर क्या एक एडजेक्टिव ही आ सकता है। अफार तो एडवर्ब है, इसको तो वैसे ही नहीं लगा सकते। अफार एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है टू और एट अ ग्रेट डिस्टेंस।
किसी बहुत दूर की चीज को रिफर करने के लिए, उस लोकेशन को रिफर करने के लिए, किसी बहुत दूर की लोकेशन को रिफर करने के लिए अफार को एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहां पर तो एडजेक्टिव चाहिए, तो उसको तो ऐसे हटा दो। डिस्टेंट एक एडजेक्टिव है। डिस्टेंस का मतलब है फार अवे इन स्पेस और टाइम। देखिए, अफार और डिस्टेंट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है। अफार को एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, डिस्टेंट को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन डिस्टेंट वर्ड को भी यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता। क्या जो प्लांट, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, वो किसी दूर की कार्बन डाइऑक्साइड को, किसी दूर की एयर को, मतलब प्लांट यहाँ पर है और 2-3 किलोमीटर दूर की एयर को ऑब्जर्व कर लेंगे? वो नहीं ना, मीनिंगलेस हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो ये भी हटा दो। फिर एक वर्ड लिखा है क्लोज, एक लिखा है सराउंडिंग। इनके बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। देखिए, ये अगर आपका प्लांट है और ये उसकी लीव है, तो क्लोज का मतलब वो हो गया जो इस लीव के क्लोज हो। तो सिमेंटिकली सही हो रहा है, सिंटैक्टिकली भी सही हो जाता है, क्योंकि क्लोज को हम एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्लोज जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है नॉट ओपन। ठीक है, ये क्लोज, जैसे क्लोज रिलेशनशिप बताते हैं, क्लोज रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड बताते हैं, तो जो हमारे करीब हो, मेटाफोरिकल सेंस में हम इसको यूज करते हैं। अगर क्लोज को हम इस सेंस में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर भी लेते हैं और उसको सिमेंटिकली सही मानते भी हैं, तो उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। देखिए, क्लोज का मतलब हो गया जो उसके लीव्स के, प्लांट के पास हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। लेकिन सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया? जो उसके चारों तरफ हो, और चारों तरफ की चीजें तो वैसी ही पास वाली चीजें हो गई। सराउंडिंग एक एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन के फंक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सराउंडिंग एयर का मतलब हो गया वो एयर जो सराउंड कर रही है प्लांट्स को। अगर ये प्लांट्स है तो उसके चारों तरफ की जो एयर है, जो आसपास की एयर है, वहां से जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और फिर रिलीज कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के रूप में, जिसकी वजह से जो है आगे की चीजें होती है। तो इस तरह से जो है इसमें हम सराउंडिंग मीनिंग को ज्यादा सुटेबल, ज्यादा सही पाते हैं। क्लोज जो है, क्लोज वर्ड, उसको उस जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्लोज वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि सराउंडिंग वर्ड है। ये हो गया आपका 25वां। बस इतने ही क्वेश्चन जो है इसमें एमटीएस में आते हैं। 25 क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से कर दिए, 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में आप जो है नहीं रुकेंगे, किसी और सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से जाने। इसी तरह से सीखना है, इसी तरह से समझना है। जितना भी समय बचा है उतने समय में अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रोजाना 1-2 मॉक टेस्ट आप लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर उनको सोल्व करने की कोशिश करें। और जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं उन वर्ड से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल भी पढ़ें। मीनिंग जानने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी होता है कि उस वर्ड को किस स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। 1-2 सेकंड फालतू लगेंगे सेंटेंस को पढ़ने में, लेकिन आपका एक स्कोप, सोचने समझने का दायरा इससे बढ़ जाएगा, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।